हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है पॉलिटी के लेके। सो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है पेपर 2 जनरल स्टडीज़ के अंदर। पहले देखिए, जनरल स्टडीज़ के अंदर हमारे बेसिकली जो पार्ट्स हैं वो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इनसे रिलेटेड हमसे सवाल पूछे जाएंगे पेपर 2 के अंदर। तो जिसमें से पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पेपर 2 के अंदर। इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमको पढ़ाई करनी है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग कि क्या हिस्ट्री रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से, कैसे ये इवॉल्व हुआ, क्या क्या फ़ीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या उनमें संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या हमारे सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। उसके अलावा फंक्शंस हम देखेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे। हमारी यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी क्या इश्यूज़ और जो क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। और उसके अलावा डिवोल्यूशन की किस तरह से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरह से फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकल लेवल्स तक हम पढ़ेंगे इसे। और उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं उनके अंदर, वो भी हम देखें, हमें देखना है। उसके अलावा है सेपरेशन ऑफ पावर्स, किस तरह से पावर्स डिवाइडेड हैं अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, और उनके अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिड्रेस करने के लिए क्या क्या मैकेनिज़म्स है और क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा जो कंपैरिजन है हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उनकी उनकी पार्लियामेंट और उनके स्टेट लेजिस्लेचर्स के साथ कैसे उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका फंक्शनिंग होता है, क्या कंडक्ट ऑफ बिजनेस किस तरह से होता है, क्या पावर्स और क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या इश्यूज़ हैं जो इनके अंदर है, तो वो हम देखेंगे। इसके कंपैरिजन भी देखेंगे। साथ ही साथ हमको देखना है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग जो है एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव मतलब जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, और जुडिशरी मतलब जो एडजुडिकेट करती है, और का अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जानेंगे और क्या क्या फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस हैं और क्या वो अपना रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटी के अंदर, उनके बारे में देखेंगे। उसके अलावा हम सेलिएंट फीचर्स देखेंगे, किसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है। सेलिएंट फीचर्स मतलब कि क्या खास फीचर्स है जो हमारे आरपीए एक्ट में है। और उसके अलावा अपॉइंटमेंट की नियुक्ति कैसे की जाती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंदर, और इन पोस्ट में क्या पावर्स है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के अंदर। ये हम देखेंगे। उसके अलावा स्टैट्यूटरी यानी कि जो लॉ से बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ क्या रेगुलेटरी और बहुत सी क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, और क्या क्या इंटरवेंशंस कर रहे हैं वो डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, और क्या क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं उनके डिज़ाइन के साथ और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ, वो हमें देखना है। उसके अलावा हमें देखना है डेवलपमेंट प्रोसेसेस क्या है और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या रोल है एनजीओस का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, और बहुत से अलग अलग ग्रुप्स और एसोसिएशंस का, डोनर्स का, चैरिटीज़ का, और इंस्टीट्यूशनल और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है। उसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स की हम बात करेंगे। वल्नरेबल सेक्शन का, जो ऐसे सेक्शंस हैं जो शोषण की चपेट में आ जाते हैं, उनके लिए क्या है प्रावधान है, क्या सेंटर और क्या स्टेट्स जो हैं वो किस तरीके की स्कीम्स लेके आती हैं, और क्या उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, क्या उनका मैकेनिज़्म है, किस तरीके से वो काम करती हैं, क्या कानून है उनके, क्या इंस्टीट्यूशंस और क्या क्या बॉडीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं कि इनको बचा सकें, और कैसे इनका और अपग्रेडेशन हो ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस का। उसके अलावा हम इश्यूज देखेंगे जो है डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर जो सर्विसेज है, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, और आपका एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके अलावा इश्यूज जो हैं पॉवर्टी, गरीबी और भुखमरी से जो के मुद्दे जो हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमें पढ़ना है कौन कौन से ज़रूरी एस्पेक्ट है गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी के, पारदर्शिता के, अकाउंटेबिलिटी के, ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन देखेंगे, उनके मॉडल्स, उनके सक्सेस, उनकी लिमिटेशंस और उनका पोटेंशियल कितना है। और
सिटीज़न चार्टर देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कैसे इंस्टीट्यूशनल और दूसरे जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि हमारी जो गवर्नेंस है उसको हम मतलब पीपल सेंट्रिक बना सकें और लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकें। उसके अलावा हम रोल ऑफ सिविल सर्विसेज भी देखेंगे कि क्या सिविल सर्विसेज क्या उनका काम होता है एक लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, और क्या हमारे भारत और उसके जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे क्या रिश्ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हम देखेंगे। उसके अलावा हमारे बायलेटरल और रीजनल और ग्लोबल जो ग्रुपिंग्स हैं उनके बारे में, उनके एग्रीमेंट्स और जो जिसके अंदर हमारा भारत जो है पार्टिसिपेट कर रहा है और किस तरह से उसका जो इंटरेस्ट है वो है उन चीज़ों में। और उसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं उनका हम इफ़ेक्ट देखेंगे, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी पॉलिसीज़ का, और जो पॉलिटिक्स है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर उनका इंडियन इंटरेस्ट पे क्या असर हो रहा है। साथ ही इंडियन डायस्पोरा यानी कि ऐसे भारतीय जो हमारे देश के बाहर रहते हैं उनके बारे में हमको जानना है। उसके अलावा कुछ ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, WTO, यूनाइटेड नेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन एजेंसीज, उनका क्या फोरा है, उनका क्या फोरम है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या मैंडेट है, इसके बारे में हमें जानना है। तो ये हमारा सिलेबस है पेपर 2 के लिए जनरल स्टडीज़ के। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी के अंदर देखिए 2 हिस्से हैं, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है गवर्नेंस। लेकिन इसमें से जो प्रीडोमिनेंट सबसे ज़्यादा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इसको ज़्यादा टाइम देंगे। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं इसी से कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये दरअसल ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए जनरल स्टडीज़ के लिए, और क्यों हम IPC या CRPC या ऐसे दूसरे जो कानून हैं उनको हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि जो हम अगर कल को हम एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर IPC और CRPC का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है एज सिविल सर्वेंट्स। तो हम लेकिन ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशली इंक्लूड किया गया है हमारे इंडियन सिलेबस के अंदर पेपर 2 के, और मतलब कि कंपेयर करेंगे कि जो बाकी लॉज हैं हमारे कंट्री के अंदर उससे इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात जानने की ये है कि कोई भी जो कंट्री होती है, कोई भी जो देश है, ताकि वो अपने आप को एक संगठित कर सके, एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर ऑर्गेनाइज करे, एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर कुछ एस्टैब्लिश्ड लीगल नॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, और ये जो नॉर्म्स हैं इनको सबको फॉलो इसको करना चाहिए, ये कॉमन होना चाहिए सबके लिए, ताकि जो हमारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है देश का, ये आसानी से आप इसको स्मूथली कैरी ऑन कर सके। और इस पर्पस के लिए ही सारे जो देश होता है वो क्या करता है, अपने साथ साथ अपना खुद का एक बेसिक लॉ लेके आता है। ठीक है, उस बेसिक लॉ ऑफ द लैंड को जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ नेशन या फिर बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री ये कहते हैं। और साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर फेथ और एस्पिरेशन होती हैं लोगों की। फेथ और एस्पिरेशन से मतलब ये है, फेथ होता है कि हमारी क्या हमारी आशाएं हैं, क्या हमारी आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस जो हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि जब हमारा जो देश है जब आज़ाद हुआ था, इंडिया जब हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था, तो जो हमारे भारत के ये जो हमारी इतनी करोड़ों की जो आबादी है, इन्होंने हम लोगों ने ये तय किया था कि हम अपना खुद का एक संविधान लेके आएंगे। और इसीलिए हमने अपनी जो आशाएं हैं और अपनी आकांक्षाएं जो हैं, फेथ और एस्पिरेशन जो है, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन नाम के इस डॉक्यूमेंट के अंदर डाली थी। ठीक है, तो एस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारी क्या हम मतलब इसका मतलब ये होता है कि क्या हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और फेथ का मतलब होता है कि कौन से रास्ते से हम अपनी आशाओं को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मतलब होता है हमारे फेथ और एस्पिरेशंस का। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखिए संविधान के अंदर हमारा एक प्रीएम्बल होता है। ठीक है, तो ये जो प्रीएम्बल है ये डिक्लेयर करता है कि जो पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग हैं, हम अचीव करना चाहते हैं। क्या अचीव करना चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये हमारे गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। और जस्टिस भी किस प्रकार का जस्टिस क्या किसी इंडिविजुअल के लिए कि सब के लिए, हम सब के लिए, जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, और एंड ऑल टाइप्स ऑफ जस्टिस, सब तरीके का जस्टिस, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक्स जस्टिस, ये
हम अचीव करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें चाहिए लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एक भाईचारे का सेंस हो, क्योंकि हम जो हैं सब बेटे और बेटियां हैं एक ही मिट्टी के, ठीक है। तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, तो इसी को फ्रेटर्निटी नाम दिया गया है। तो ये वो सारे गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। और जो रास्ते हैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, ये जो गोल हैं इनको, ये जो रास्ते हैं ये जो हैं ये फेयर होने चाहिए, फेयर और ऑनरेबल होने चाहिए, ठीक है। इनके अंदर कोई गलत रास्ता हमें नहीं अपनाना है इसे अचीव करने के लिए। इसीलिए जो ये रास्ते हैं जिससे हम अचीव करेंगे अपनी आशाओं को, ठीक है, तो इसको हम ये सारी जो रास्ते हैं ये दिए जाते हैं संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे कि मान लीजिए डेमोक्रेसी को ही लीजिए, डेमोक्रेसी जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉवरीन जो हमारा नेशन है, सोशलिज्म, ये सारे जो आइडियल्स हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इन आइडियल्स के थ्रू ही हम अचीव कर पाएंगे अपने आशाओं को, अपने गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर हमारे फेथ और ऑस्पिरेशंस होते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम मानते हैं एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड की तरह, ठीक है। ये सिर्फ कोई एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है सिर्फ, लेकिन ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा जो लॉ ऑफ द लैंड है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब है कि सारे जो दूसरे कानून हैं और जो सारे कस्टम्स हैं, अगर उनको लीगली हम कानूनी तरीके से वैलिड घोषित करेंगे तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने भी जो दूसरे कानून हैं या फिर कस्टम्स हैं, बहुत सारी जगह पे कुछ पुराने पारंपरिक कस्टम्स भी होते हैं, ठीक है, तो ये इन्फीरियर हैं, ये सब नीचे हैं हमारे संविधान के, ठीक है। तो या इसका मतलब होता है कि संविधान जो है ये एक सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम मानते हैं एक ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन, या फिर ऑर्गेनिक लॉ। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक लॉ मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी कानून होता है जो क्या करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को बनाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा मतलब देखते हैं, देखिए जैसे कि जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, वो स्थापित करता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा हमारे देश के लिए। और उसका जो फॉर्म होता है, उसकी फॉर्म में हमने तीन हम बॉडीज़ देखेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। तो ये जो है साथ ही साथ ये एस्टैब्लिश करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दो लेवल्स पे एस्टैब्लिश करता है। पहला है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी होती है, और दूसरा है उसको हम यूनियन कहते हैं। और जो स्टेट लेवल पे होता है यानी कि जो फेडरल होता है, वो जो दो टीयर्स हैं वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ देखिए आप कहीं भी जाएंगे, आप यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के अंदर आपको ये तीनों मिल जाएंगे। जैसे आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव आपको मिलेगा, यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन जुडिशरी जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर जैसे आपका हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, और साथ ही साथ यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा अगर आप स्टेट में जाएंगे तो स्टेट में भी आपको स्टेट जुडिशरी मिलेगी, हमारे हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग जगहों पे। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर है, विधान परिषद हमने देखा है। तो इसी तरह से ये दो टीयर्स के अंदर बांटे गए होते हैं, और ये भी जो प्रावधान है आपके संविधान के अंदर। तो ये जो इसका हम मतलब ये निकाल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन, इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ने क्रिएट किया है इस यूनियन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। और इसीलिए बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई ना तो एग्जीक्यूटिव है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई जुडिशरी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी जो है वो अपनी जो जितनी भी ताकत है या पावर और या अथॉरिटी जो है वो हमारे संविधान से ही लेकर आते हैं। साथ ही साथ अगर कोई संविधान नहीं होगा तो हमें कोई भी कानून को या पार्लियामेंट के किसी भी ऑर्डर को या जुडिशरी की किसी की भी ऑर्डर को
या डायरेक्शन को हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है, ये जो अपने अथॉरिटी इंजॉय करते हैं, अपनी पोजीशन इंजॉय करते हैं, ये सिर्फ हमारे संविधान की वजह से इंजॉय करते हैं। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो होगा, वो भी कोई ढांचा जो होगा वो नहीं रह पाएगा। ठीक है। उसके अलावा हम देखिए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी देश के अंदर, उसका वो एक बड़ा ही एक यूनिक सा कानून, यूनिक सा रूल जो है वो एंजॉय करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए हम एक लीगल डॉक्यूमेंट, ऐसा कानूनन दस्तावेज़ मानते हैं जिसके पास एक बहुत ही ख़ास तरीके का, स्पेशल तरीके का लीगल सैंक्टिटी होता है। तो जबकि जो दूसरे कानून हैं हमारे देश के अंदर, जैसे कि आईपीसी और सीआरपीसी या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो हैं, तो ये जो हैं ऐसे उनके अंदर हज़ारों ऐसे एक्ट्स होते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हज़ारों और हज़ारों ऐसे कानून हैं जो बनाए गए हैं पार्लियामेंट द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। लेकिन ये जो कानून हैं, ये सब के सब इनके अंदर केवल एक लीगल सैंक्टिटी होती है, यानी कि सिर्फ कानूनन इनका ये दस्तावेज होते हैं। लेकिन जो संविधान है, ये एक स्पेशल, बहुत ही खास, मतलब सर्वोच्च जो लीगल सैंक्टिटी है वो हमारे संविधान के पास होती है। और क्यों ये संविधान एंजॉय करता है स्पेशल लीगल सैंक्टिटी? वो इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा जो संविधान है, वो अपनी जो ताकत और अपनी जो पोजीशन और अपनी जो अथॉरिटी है, वो सीधा लोगों द्वारा, लोगों से ली गई है। ठीक है। तो ये हम लोगों का, आपका और हमारा, हम सबका ये संविधान है। और किसी भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, लोग जो होते हैं ये ही अल्टीमेट सॉवरीन होते कहलाए जाते हैं। ठीक है। तो जो दूसरे कानून हैं ये भी एनफोर्सेबल होते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर आप कोई भी आईपीसी या सीआरपीसी की कोई दफ़ा को आप वायलेट करते हैं तो कोर्ट आपको पनिश कर सकता है। और इसीलिए अगर आप किसी तरह से, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, और उसे भी आपको इसके लिए पनिश किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक क्या कहते हैं, वो हमारा एक जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप किसके साथ? रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और जो पीपल, लोगों के अंदर, और जो स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट से हमारा जो मतलब है, यानी कि वो दोनों ही हिस्से हैं, जो सेंटर भी है और स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों से हमारा मतलब है। ठीक है। तो जो रिश्ता जो रहता है हमारे स्टेट के बीच में और लोगों के बीच में, उसकी जो परिभाषा है वो भी हमारे संविधान में दी गई है। और इस भाषा को ही हम कहते हैं, इस रिश्ते को ही हम कहते हैं सिटीजनशिप। ठीक है। सिटीजन, नागरिकता। ठीक है। और कौन कौन है जो हमारे नागरिक हैं हमारे देश के, वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी दी गई हैं आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं कि ये प्राइमरी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज होते हैं, लेकिन जो हमारा प्राइमरी, मतलब प्रथम जो हमारा कानून है, वो इसकी जो ये जो पोजीशन है, ये किसी भी आप देश में चले जाए उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ही दी जाती है। ठीक है। आप कहीं भी पूरी दुनिया में जाएंगे तो उनके संविधान को ही उनका प्राइमरी कानून माना जाता है। तो बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी देश जो है वो एक पॉलिटी की तरह फंक्शन नहीं कर सकता। बल्कि अगर आप भारत का ही एग्जांपल ले लें तो भारत ही पॉलिटी या सॉवरिनिटी और जो हमारी आज़ादी है वो इसलिए है क्योंकि हमने खुद को ही ये एक संविधान दिया है। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन था। अभी हम और वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। ओके।